जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। वीडियो नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, पार्ट 7, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी प्रॉपर्टी यूज करके, एक प्रॉपर्टी सीखी थी, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो देखिए, आपने देखा कि कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम उस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गई। ये जो प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज होती हैं, ये एक्चुअली शॉर्टकट्स होते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इजी तरीका होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैंने कहा था कि इस प्रॉब्लम की मैं चीर फाड़ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये रहा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं इसकी चीर फाड़ करने वाला हूँ। चीर फाड़ में कुछ नहीं है, चीर फाड़ सिर्फ इतनी कि अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी ना होती तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व ना होती, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता। तो इसमें अलग क्या हो जाता, बस कुछ खास नहीं करना है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से शुरू हो जाएंगे। विदाउट प्रॉपर्टी हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, एक कुछ अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया गया कि पेबल एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि एनुअली पेबल है। अब द अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो वैल्यूज हैं इंटरेस्ट की, ये अमाउंट्स A1 A2 नहीं है, ये वैल्यूज हैं इंटरेस्ट की। दो सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट दिए हुए हैं, I1 एंड I2। हमने मान लिया कि पहला सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट ये रहा और दूसरा ये रहा, तो उन दोनों की वैल्यूज दी गई हैं इंटरेस्ट की। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए हमें प्रॉपर्टी नहीं मालूम, तब हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस से चालू हो जाएंगे। क्या है हमारा एकमात्र फार्मूला, I1 इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने P1 R1 नहीं लिखा, R ही लिख दिया, क्योंकि R इसलिए लिख दिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पीरियड्स में सेम है, ठीक है। अब P1 हमने ये मान लिया है कि जो प्रिंसिपल था सबसे पहले वो P1 था, वो हमें गिवन नहीं है, हमने P1 मान लिया। अब ये वैल्यू जो हमारी I1 की है, I के लिए हमने I1 के लिए फार्मूला हमने लगा दिया, I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें P1 अननोन है, R भी अननोन है, ये दोनों हमें अननोन है। अब हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे R के फॉर्म में। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर का उधर करना आपको अच्छी तरह आता है। P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अमाउंट कितना जाएगा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। सबसे पहले जो प्रिंसिपल था वो ये था, उसके बाद इंटरेस्ट ये लगा, और इंटरेस्ट के साथ जो हमारा अमाउंट बन गया वो P1 प्लस I1 बन गया, यानी कि A1, ठीक है। फास्ट लूंगा मैं, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। P1 की वैल्यू ये पूरी हो गई, P1 प्लस I1। P1 की ये पूरी वैल्यू है P1 प्लस I1 है 2000, ये हो गया हमारा A1। अब हमारा P2 कितना हो गया, जो सेकंड पीरियड के लिए जो हमारा प्रिंसिपल बना वही होता है जो फर्स्ट पीरियड का अमाउंट होता है, एंड दिस इज इक्वल टू दैट मच ओनली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके हमने ये सिंप्लीफाई किया। अब हमने फिर से फार्मूला लगाया इंटरेस्ट का, क्या, I2 इक्वल टू, अब P2 भी 1 है और P2 की जगह हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दी। I2 की वैल्यू हमें मालूम है, I2 की वैल्यू क्या है, 2240। P2 की ये पूरी वैल्यू आई हमारी, P2 की पूरी वैल्यू यहाँ पे हम P2 की जगह पुट अप करेंगे।
ये पूरी P2 की वैल्यू हो गई। इसके बाद P2 इंटू R है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे R से। ये तो पूरी P2 की वैल्यू है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरी P2 की वैल्यू है। P2 की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी। उसके बाद P2 के बाद क्या है, इंटू R इंटू T2। T2 हम नहीं लिख रहे, चलो लिख रहे हैं 1 है अपॉन 100। अब ये R से R कैंसिल होगा। मैं कह रहा था कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं मुझे करना पड़ता है, आदत है। तो हम इसको इधर का उधर लेके जाएंगे और ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब R की वैल्यू हमारी, इसमें से ये माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2000 से। पहले इसको इधर लेके जाएंगे, LHS की जगह RHS, RHS की जगह LHS लिख रहा हूं, क्योंकि हमें LHS में चाहिए, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमें LHS में चाहिए। इसलिए R इक्वल टू हमारा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करके देख लीजिए। लास्ट में उससे डिवाइड होगा 2000 से, कैसे आएगा, ठीक है, दिस मच, ये पूरा का पूरा माइनस में गया और बाद में डिवाइड हो गया 2000 से। ठीक है, तो दिस मच माइनस दिस मच अपॉन 2000 इक्वल टू R। इस तरह से हमारे R की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये काट पीट करके देख लीजिए। इस तरह से काटते हो कभी कि नहीं, देखो ये जो 3 zeros है ना, इस 3 zeros से मैं 3 zeros कैसे कट कर रहा हूं, ये 3 zeros, इन तीनों zeros से मैंने कट किया, ये वाले भी 3 zeros और कोई से नहीं, इसमें से भी 3 zeros, क्योंकि ये माइनस है ना बीच में। करना आता है इस तरह से, नहीं आता तो कॉमन लेके कट कीजिए, वो भी नहीं आता पूरे मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से 1000 कॉमन ले लीजिए, इस टर्म में से और इस टर्म में से 1000 कॉमन आ जाएगा, 1000 1 0 0 0, इसमें है 1000, इसका भी एक फैक्टर है 1000 1 0 0 0, 1000 कॉमन ले लेंगे तो उस 1000 से ये 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 224 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2। इसमें से ये माइनस होगा तो आ जाएगा 224 माइनस 200 आ जाएगा 24 को डिवाइड करेंगे 2 से। कैलकुलेशन नहीं करनी थी मगर करनी पड़ रही है। इतना परसेंट हो गई R की वैल्यू, कितनी 12% आ गई। ये हमने विदाउट आइडेंटिटी किया, तो विदाउट आइडेंटिटी करनी नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं करनी है जब हमारे पास आइडेंटिटी है। अरे यार, जब खाना खाने को बोल रहे हैं तो खाना बनाएंगे क्यों, लेकिन फिर भी मैंने ये चीरफाड़ क्यों की, मैंने बताया था कि मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि मैं चीरफाड़ बीच बीच में क्यों करने लगता हूँ। मैं इसलिए करने लगता हूँ, देखिए मुझे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। मुझे इस तरह की पढ़ाई नहीं चाहिए कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम है, ये वाला फॉर्मूला लगता है, उस तरह की प्रॉब्लम है वो वाला फॉर्मूला लगता है, बस वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू, ये तो रटने जैसा हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कोई भी चीज है तो वो क्यों है, जब तक आप उसके क्यों के पीछे नहीं पढ़ते तब तक मैथ्स का मजा नहीं है। मैथ्स का खिलाड़ी बनना है ना, तो खिलाड़ी बनना है तो ये क्यों और ये चीर फाड़ का एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। बाल की खाल निकाल डालो किसी भी सवाल की और थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, इससे होगा ये। देखिए मैं हमेशा एक दावा और करता हूँ, शायद मैंने अभी तक नहीं किया, अक्सर मैं ये दावा करता हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर फाउंडेशन कोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन कोर्सेज में अलग क्या होता है, सिलेबस तो यही है, सिलेबस यही है, बस उसको गहराई में उतर जाते हैं। अगर हम अभी से पूरी तरह से गहराई में उतर जाएं तो पेपर्स का पैटर्न कैसा भी हो, प्रॉब्लम्स किस तरह की भी आए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप सॉल्व कर पाएंगे तो अलग से फाउंडेशन क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ेगी। आपका बेस यहीं से मजबूत होना चाहिए। आप जब पहली बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं तो ये अपने थॉट प्रोसेस को वहीं से डेवलप करना शुरू कीजिए और हर चीज ये है तो क्यों है तो क्यों है, इसके पीछे लगे रहिए। आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डेवलप होगा और आप मैथ्स के चैंपियन बनेंगे। आप फाउंडेशन क्लास लगाएंगे नहीं, बल्कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ाने बैठ जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखिए, एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने अमाउंट्स के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए पढ़ी थी, दूसरी अमाउंट्स के लिए। अमाउंट्स वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉब्लम में लगेगी। क्या प्रॉब्लम है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली अमाउंट्स टू ₹7,260 in 2 years
एंड टू ₹7,986 इन 3 years। तो 2 साल के बाद जो अमाउंट बन गया वो इतना बन गया, और 3 साल के बाद जो अमाउंट बन गया वो इतना बन गया। कहाँ गया? इतना बन गया। ओके, अब फाइंड आउट कि हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल पे हम शुरू हुए थे वो हमें नहीं मालूम, वही हमें कैलकुलेट करना है। उससे पहले हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी लगाएंगे, बड़ी इजीली ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी, ये A2 है। 2 साल के बाद हमारा अमाउंट बना, 3 साल के बाद अमाउंट बना इतना, तो यह इसको हमने रिप्रेजेंट किया A3 से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया A3 माइनस A2, दोनों अमाउंट्स का, 2 सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट के डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों सक्सेसिव ईयर्स, सक्सेसिव होगा ना, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो लगातार ईयर्स हो गए। तो सक्सेसिव ईयर्स के जो अमाउंट का डिफरेंस हो गया वो आ गया दिस माइनस दिस, इतना आ गया 726। अब दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, क्या कि दिस वैल्यू ₹726 इज द इंटरेस्ट ऑन A2, यानी कि जो 2 सक्सेसिव ईयर्स होते हैं उन दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो वही होता है जो उन दोनों सक्सेसिव ईयर्स में से पहले वाले ईयर के अमाउंट पर इंटरेस्ट होता है एक पीरियड का। तो एक पीरियड कितना अपना एनुअली बात चल रही है, तो हर पीरियड हमारा एक साल का है। तो A2 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। A2 दोनों सक्सेसिव ईयर्स में से जो पहला वाला है वो कौन सा है, सेकंड ईयर। 2 सालों की बात हो रही है, कौन कौन से सालों की बात हो रही है, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट बना सेकंड ईयर के बाद, वो जो है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वही इंटरेस्ट इक्वल होगा किसके, इन दोनों अमाउंट्स के डिफरेंस के। दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये डिफरेंस आया 726। इसके इक्वल होगा क्या, A2 के ऊपर इंटरेस्ट। तो A2 को प्रिंसिपल मानते हुए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इंटरेस्ट के फार्मूले से, इतना, इसको प्रिंसिपल मानते हुए इतना इंटू R इंटू 100, और ये वैल्यू इक्वल होगी दोनों अमाउंट्स के डिफरेंस के, दोनों सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो ये डिफरेंस ये रहा, इसके इक्वल होगा ये इंटरेस्ट A2 पर। अब इनको इधर से उधर, उधर से उधर करके हमने R की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। R हमारा आ गया 10%। अब क्या करेंगे, अब हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। वो तो हमारा पुराना मेथड है, उससे हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कौन सा पुराना मेथड, सबसे पहले हमने एक इजी फिगर मान ली कि हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हम एक 100 इजी फिगर हम ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमने, ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 रुपीज़ एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमने I1 कैलकुलेट किया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। अभी हमारी जो बात हो रही है, जो कुछ हमें दिया गया है वो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का दिया गया है, फर्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन प्रिंसिपल तो हमें फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है ना, तो फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। I1 इक्वल टू 100 के ऊपर, 100 के ऊपर क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल हमने ओरिजिनल प्रिंसिपल P1 100 एज्यूम किया है, इसलिए 100 के ऊपर जो इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का हो गया 100 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 10 रुपीज़। अब I1 प्लस P1 करके हमने A1 कैलकुलेट कर लिया, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद हमारा जो अमाउंट बन गया वो बन गया 110 रुपीज़। किसके हिसाब से, प्रिंसिपल जो हम 100 रुपीज़ एज्यूम करके चले थे उसके हिसाब से हमारा A1 बन गया 110 रुपीज़। और यही A1 इक्वल टू होगा P2 के, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप प्रोसेस से लिखेंगे कि सेकंड ईयर, पहले फर्स्ट ईयर की बात लिखेंगे फिर सेकंड ईयर की, जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मैं जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप जरा प्रोसेस से लिखेंगे, प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे आप। तो इसको मैंने डायरेक्टली इक्वल टू P2 लिख दिया, क्योंकि सेकंड पीरियड के लिए ये A1 ही प्रिंसिपल बन जाता है। तो सेकंड पीरियड आ गया हमारा, सेकंड पीरियड का हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, I2 इक्वल टू P2 के ऊपर। P2 कितना हो गया हमारा 110 रुपीज़। किसके हिसाब से, P1 जो हम 100 रुपीज़ एज्यूम करके चले थे उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन चल रही है। तो P2 उसके हिसाब से 110 आया था। तो 110 के ऊपर जो हमारा I2 कैलकुलेट हो गया 11 रुपीज़ आ गया। अब हमने A2 कैलकुलेट कर लिया I2 प्लस P2 करके, P2 प्लस I2 करके, ये आ गया हमारा 121 रुपीज़। कैसे, 110 प्लस 11 आ गया 121 रुपीज़ A2। अब हम अपना वही रेशियो वाला
फॉर्मूला लगा देंगे। x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 उस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ये लिखने के दो तरीके हैं, या तो जैसे मैंने बताया था x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 इस तरह से फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 ईयर्स का अमाउंट अगर 121 रुपीज है, नाउ फॉर 2 ईयर्स अमाउंट 121 रुपीज, द ओरिजिनल प्रिंसिपल वाज 100 रुपीज बट द अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स इज 2060। तो जब 100 हम एज्यूम करके चले प्रिंसिपल को, ओरिजिनल प्रिंसिपल को, तो हमारा A2 आया 121, लेकिन हमारा A2 गिवन है 7260। तो रेशियो का फॉर्मूला लग जाएगा कि A2 इक्वल टू 121 के लिए प्रिंसिपल था 100, तो A2 इक्वल टू 7260 के लिए हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल हो गया वो क्या हो गया, 100 इंटू 7260 अपॉन 121। रेशियो मालूम है ना, सिंस एंड देयरफॉर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 100 इंटू 7260 अपॉन 121, इसको हमने काट पीट करके कैलकुलेट किया, आ गया हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल इक्वल टू 6000 रुपीज, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, एक क्वांटिटी अपॉन उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी एक केस में, इक्वल टू वही पहली वाली क्वांटिटी अपॉन उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी दूसरे केस में। करके दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पे किस तरह से लिख दिया, P1 अपॉन A2 का जो रेशियो है, जो एज्यूम किया हुआ P1 यानी कि 100 रुपीज जो हम एज्यूम करके चले थे, उसके हिसाब से A2 हमारा जो आया था, वो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो P1 वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या, P1 ओरिजिनल अपॉन A2 ओरिजिनल। एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाई उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी, उससे रिलेटेड P2 है। ये हमने A1 के ऊपर नहीं लगाया फॉर्मूला, क्यों, A1 के ऊपर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब भी ये सही बैठेगा, लेकिन उससे हमारी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि A1 हमें गिवन नहीं है ना, गिवन हमें क्या है, हमें वैल्यू गिवन है A2 की, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला A2 के लिए लगा दिया कि P1 अपॉन A2 एज्यूम्ड, ये एज्यूम्ड वैल्यूज हैं, इक्वल टू P1 ओरिजिनल अपॉन A2 ओरिजिनल। तो P1 एज्यूम किया हुआ कौन सा था, 100, A2 एज्यूम किए हुए के हिसाब से कितना आया, 121, इक्वल टू P1 ओरिजिनल जो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन A2 ओरिजिनल जो कि गिवन है 7260। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर से उधर लेके जाएंगे, काट पीट करेंगे, सेम फिगर आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी P1 ओरिजिनल की 6000 रुपीज। तो इस तरह से है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी लगाकर, डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाकर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत इजी बन जाती हैं। ये डिफरेंस करते ही एक स्टेप में हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, और इसके आगे तो उसने और पूछ लिया जो कि दूसरे प्रॉब्लम्स में पूछा था, तो दूसरे प्रॉब्लम्स की तरीके से ही ये भी हमारा प्रिंसिपल कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पहले का जो प्रोसेस था वो भी रिवाइज हो गया। इस तरह से डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगा के हमारी प्रॉब्लम्स इस तरह से इजी बन जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम लेते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल कंप्यूट्स ₹1500 in 3 years and the compound interest on the same sum at the same rate of interest and for 2 years computes to ₹1040। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 इयर्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 इयर्स का, दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल स्टार्टिंग वाला सेम है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेट परसेंट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब देखिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। एक तो ये कंप्यूट्स एक नया टर्म इसमें आ गया, बस इसमें कंप्यूट्स का मीनिंग सिर्फ इतना समझ लेंगे कि 3 इयर्स का टोटल करके ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है। जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई वो 3rd ईयर की नहीं है, 3 इयर्स का टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये 2 इयर्स का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए और एक और इसमें नई चीज आएगी, अभी मैं दिखाता हूं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, यह आई इसमें नई चीज। ये नई चीज कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको ये सबसे पहले जब डेफिनेशन ली थी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तभी ये चीज बताई गई थी। अब इस चीज को हम एक पर्टिकुलर तरीके से यूज करें। इसका यूज देखिए कितना अच्छा है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 इयर्स का, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह कि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का, हर साल का, हर पीरियड का इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता। फर्स्ट पीरियड का जो प्रिंसिपल है वही सेकेंड पीरियड का प्रिंसिपल है, वही थर्ड पीरियड का प्रिंसिपल है। तो हर पीरियड में हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट भी हर पीरियड का सेम रहता है। तो 3 साल का जो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1500 रुपीज, तो 1 साल का कितना होगा? क्योंकि तीनों ही पीरियड्स का सेम है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करके हमारा आ गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 1500 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया हमारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है फर्स्ट ईयर में, ये भी हमें डेफिनेशन के टाइम पे समझ में आ गया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। कब? फर्स्ट पीरियड का। फर्स्ट पीरियड में दोनों तरह के इंटरेस्ट सेम होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल दोनों के सेम है, सिंपल इंटरेस्ट का भी और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। तो फर्स्ट पीरियड में क्या हो गया? फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते आए हैं? आई से, ठीक है। तो I1 हो गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 500। क्यों? I1 इक्वल टू 500। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट पीरियड का आ गया। यहां पे लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज I1 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 500। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट पीरियड का, यानी कि फर्स्ट ईयर का हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और आफ्टर 2 इयर्स हमें गिवन है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू 1040। दिस इज गिवन। हमें दिया है कि 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल है 1040। तो ये I1 प्लस I2 हो गया। I1 प्लस I2 हमें गिवन है, I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। ये देखिए आ गया 500 प्लस I2, I1 की जगह 500 लिख दिया, 500 प्लस I2 इक्वल टू 1040। इधर ले जाके हमने माइनस कर दिया RHS में ले जाके, I2 इक्वल टू 540 रुपीज। ये आ गई हमारी वैल्यू I2 की। अब हमने अपनी वही डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अभी तक नया क्या काम हुआ? बस नया काम कुछ नहीं है तो ये सबसे पुराना काम, लेकिन यूज जिस तरीके से किया है ये पहली बार किया है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर दिया, तो वो 1 पीरियड का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि 3 पीरियड्स का हमारा सिंपल इंटरेस्ट टोटल दिया हुआ था। सिर्फ इतना नया हुआ है, इसके आगे का वही काम है जो हमने पिछले सवाल में किया था। क्या? डिफरेंस I2 माइनस I1, हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। I2 माइनस I1 हमने कर दिया, आ गया हमारा 40 रुपीज। वैल्यूज पुटअप कर दी, 40 रुपीज हमारा आ गया। अब I2 माइनस I1 हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें क्या है? I2 माइनस I1 इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन I1 फॉर 1 पीरियड। तो I1 के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, I1 यानी कि I1 को प्रिंसिपल मानते हुए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 500 इंटू R1। प्रिंसिपल की जगह I1 को लिखा 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड, तो 1 अपॉन 100। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन I1 फॉर 1 पीरियड। और LHS में क्या हो गया? 40, क्योंकि I2 माइनस I1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40, तो 40 इक्वल टू दिस मच। इधर का उधर ले जाके सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यू निकाल दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 8%। दिस इज द फाइनल आंसर। तो नया इस सवाल में भी कुछ नहीं है, बस एक तो कंप्यूट्स वाला टर्म नया आ गया, दूसरा हमने सिंपल इंटरेस्ट की उस प्रॉपर्टी को लगाया। क्या? किस प्रॉपर्टी को? कि हर पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, इसलिए हमें अगर 10 पीरियड्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, 1 पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछना है, तो 10 पीरियड्स के सिंपल इंटरेस्ट के टोटल को 10 से डिवाइड करेंगे और 1 पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। लेकिन
कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा मत कर देना कि हमें अगर 4 पीरियड्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का सम दिया है तो एक पीरियड का उसको 4 से डिवाइड करके आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल हर पीरियड में चेंज होता जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने 3 से डिवाइड करके कैसे कैलकुलेट कर लिया 1 पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, इसलिए हर पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, इसलिए हमने नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड किया और एक पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके आगे बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हम करते आ रहे हैं उससे जो रिजल्ट निकला मजेदार, वो क्या निकला देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जो कुछ हमने अभी तक किया, ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व की, उसी को हम एक अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। और चेंज करने से फायदा क्या होगा देखिए, तो क्या क्या रिजल्ट है, ये रहा डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी कि I3 माइनस I2 कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अब मैंने I3 और 2 लिख दिया, कोई भी दो हो सकते हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हों, जैसे कि I5 माइनस I4 हो सकता है, I2 माइनस I1 हो सकता है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, जो इन दोनों में से जो प्रीसीडिंग पीरियड है उसका इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन I2 फॉर 1 पीरियड। इसके ऊपर ही अभी हमने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, वही है, ये कुछ भी नया नहीं है। इसकी वजह से हुआ क्या, हम इसको इधर लेके गए तो कोई भी किसी भी पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू उसके प्रीवियस पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन I2, यही है। इसको हमने इधर का इधर कर दिया, I3 इक्वल टू जाएगा I2 प्लस इंटरेस्ट ऑन I2 फॉर 1 पीरियड। और कुछ भी नहीं है इसमें, नया कुछ नहीं है, बस हमने इसको इधर ले जाके लिख दिया है। लिखा क्यों है, इससे हमारी जो आगे की प्रॉब्लम्स होंगी देखिए उनको बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसके ऊपर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। सिमिलरली जैसे इंटरेस्ट का है वैसे ही अमाउंट का चलता है। इंटरेस्ट और अमाउंट का ये डिफरेंस की प्रॉपर्टीज साथ साथ में चलती है कि अमाउंट के केस में भी A2 माइनस A1 इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन A1 प्रीसीडिंग पीरियड के अमाउंट पर इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड। ठीक है, अब हम A1 को इधर लेके गए तो A2 इक्वल टू हो गया A1 प्लस इंटरेस्ट ऑन A1 फॉर 1 पीरियड। इसमें नया कुछ नहीं है, बस इधर का हमने उधर किया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इस मजेदार चीज को सिर्फ इधर का उधर करने पर, LHS से RHS ले जाने पर, हम एक और प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको यूज करेंगे और देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स इससे किस तरह से और आसान हो जाएंगी। यही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप अपने दोस्तों को पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे। जो कुछ भी मैं हर बार बताता हूँ, हर बार आपको याद दिलाता हूँ क्या क्या आपको करना है। नोट्स बनाना है, दोस्तों को पढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी वीडियो नंबर 13 पार्ट 8 ऑफ चैप्टर नंबर 2। जय हिंद।